सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार समसम हाउसिंग स्कीम, a golden opportunity to invest in the best, a project of Samsung Group Builders and Developers. तफसीलात के लिए +922134630057 and 9। बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर समसम ग्रुप, डायमंड स्पॉन्सर गौसिया एम्ब्रॉयडरी, जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, सेंट्रिक ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोल्ड स्पॉन्सर चेज डिपार्टमेंट स्टोर, डाइनर्स, प्राइम पॉइंट मैन, वुमेन एंड किड्स, तकाफुल एस्टेट, रोमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग सर्विसेज, यूनिक मोटरसाइकिल, यूनिक बैटरीज, कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पोलानीज ग्रुप ऑफ ट्रैवल कंपनीज, दी चेरी टेक्नोलॉजीज, प्रीमियर केबल्स, जैन बिल्डर्स एंड थारा ग्रुप, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, 9 मार्केटिंग, ट्राइएंगल मार्केटिंग, ANZ टावर, आ प्रोजेक्ट बाय अल वकील ग्रुप, musani.pk मोबाइल सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना आखिरी चंद दिन रह गए और ये ताक रातें, ये शब कदर की रातें, कौन सी रात कितनी अफजल है किसी को नहीं पता, हो सकता है आज की रात हो। तो ये रातें जो हैं, कुछ रातें हैं जिसमें हमें इबादत, अल्लाह ताला ने हमें इतना शर्फ़ दिया है कि हम इसको हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल हम अपनी ज़िंदगी की रविश में घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, लेकिन अगर हम ये चंद दिन जो है अल्लाह की रविश पे लग जाएं तो नेकियां ही हमारे आखिरत का सबब बनेंगी जवार रहमत में जाने के लिए। हमारे साथ मेहमान हैं आज और मेमन कम्युनिटी का एक प्राउड है और एक मकबूल शख्सियत हैं। हमने जैसे कराची के अंदर जैसे एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, वो जितने बिल्डर्स हैं उनका हमने ज़िक्र किया, हमने बहरिया टाउन का ज़िक्र किया। इसके अंदर बलूचिस्तान जोन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छे, बंद मुट्ठी बहुत खिदमत की हैं मेमन कम्युनिटी के लिए और कुछ ऐसे जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए, ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश ये ढूंढते हैं अपने एरिया में, और जो बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ आपको आज नज़र कराची में आ रहे हैं तो कल आपको बलूचिस्तान में नज़र आएंगे। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। चेयरमैन हैं क्रीक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के और बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मोहम्मद आसिफ मून साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो खुश आमदीद कहते हैं आपको। जज़ाकल्लाह, आपने हमें याद किया सर, शुक्रिया। तब हम तकरीब का जैसे हमारी महफ़िल का आगाज़ हम तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से करते हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं बदर मुनीर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद आपको कहते हैं। आज आपने कुछ हमारे साथ दबंग शख्सियत बैठे हैं तो थोड़ा सा दबंग वाला जो है ना कलाम होना चाहिए आज। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास,
इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तू अमीरे हरम में फ़क़ीरे अजम, तू अमीरे हरम में फ़क़ीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, और आए मामा है तेरा, कुरआन मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल आलमीन, तो कुजा मल कुजा, तो कुजा मन कुजा। मेरे सोने आका तो कहा मैं कहा, तो कहा मैं कहा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तो हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तो समंदर में भटकी हुई प्यास हो, तो समंदर में भटकी हुई प्यास हो। मेरा घर खाक पर और तेरी रागुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी रागुज़र, सिदरतुल मुंतहा, तो कुजा मन कुजा, तो कुजा मन कुजा। मेरे सोने आका तो कुजा मन कुजा, तो कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामोई, साई से जिब्री ले अमी, या रहमतल आलमीन, तो कुजा मन कुजा, तो कुजा मन कुजा, हाँ तो कुजा मन कुजा, तो कुजा मन कुजा। ए फरिश्तों वो सुल्तान में राज है, हाँ ए
ए फरिश्तों वो सुल्तान महराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ़े तफसीर वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ़े तफसीर वल्लैल बन जाएगी। चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमक दिलाट नुरानी है। काली जुल्फ से अक मस्तानी है, मखमूर यकीन मदबरिया। चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया, मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया। नाम पर उनके लाजिम दुरूद व सलाम, लाखों दुरूद व सलाम, लाखों दुरूद व सलाम। सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सच्चा हमारा नबी, सच्चा हमारा नबी। तू कुजा मन कुजा, मुस्तफा मुज्तबा, खातमुल मुरसलीन, या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू कहाँ मैं कहाँ। माशाल्लाह बदर भाई यहाँ लगती है, और माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी इतनी मधुर है ना कि वो बस उतर जाती है अंदर, और ऐसा फील आ जाता है कि जैसे हम हुजूर के दरबार में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। आप खुद एक अच्छे आशिक़ रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात पे हम कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक दफ़ा पढ़ लें तो आपका दिल मुनव्वर हो जाएगा। और एक इस बात के साथ मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा, खुदा हर परिंदे को रिज़्क़ देता है मगर, खुदा हर परिंदे को रिज़्क़ देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। रिज़्क़ हासिल करने के लिए परिंदे को खुद कोशिश करनी पड़ती है। इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि हम पाकिस्तानी, मैं अपनी भी बात करूँगा, हम इस कोशिश में होते हैं कि बस किसी तरीके से हमें कहीं से पैसे मिल जाएं, कहीं से काम मिल जाए, कोई हमें ये भर दे, कोई हमें वो भर दे। हम मेहनत नहीं करते, ना हम मेहनत करना जानते हैं। हमने अपने बच्चों को भी ऐसा ही बना दिया कि दोपहर में 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 5 बजे ऑफिस पहुँचो और रात भर घूमते रहो। ये हमने अपने बच्चों को सिखा दिया है। आप बाहर मुल्कों में जाके देखें, सुबह 6 बजे से कारोबार स्टार्ट होता है और शाम को 5 बजे बंद। हमने अपना कारोबार शाम को 5 बजे शुरू किया है, तो अल्लाह की रहमतें, बरकतें, नेमतें हमारे पास कहाँ से आएंगी। ये रमज़ान का महीना जो है, हम फजर के बाद, मैं अपनी बात करूँगा, फजर के बाद सोते हैं, 8 बजे सोते हैं, फिर ज़ोहर पे उठते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर इफ्तार का टाइम हो जाता है। मतलब ज़िंदगी, लाइफ ख़त्म है। आप उन लोगों को देखेंगे रोज़े की हालत में भी काम करते हैं, कारोबार करते हैं, 3 शिफ्टों में करते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं। तो हमें उनसे कुछ सबक लेना चाहिए। आसिफ भाई भी कुछ इस किस्म की शख्सियत हैं। टाइम इनका बहुत मुख्तसर होता है, सोने का टाइम फ़िक्स है, उठने का टाइम फ़िक्स है, कारोबार का टाइम फ़िक्स है। और अभी से नहीं, मैं इनको तकरीबन 12-13 सालों से जानता हूँ, और जो टाइम देते हैं उस टाइम पे हाजिर होते हैं। मतलब मैं बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट वाला आदमी हूँ, मुझे लेट नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर खुशामदीद आपको। और मैंने अगर कोई बात गलत की तो आप मुझे बता दें आपके बारे में। बिल्कुल सही कही है, लेकिन सबसे पहले तो मैं मेमन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और हमें खुशी हुई कि मेमन टीवी, मुझे ख़ासकर कि अली ने जिस तरह मेहनत की, आप लोगों ने जिस तरह मेहनत की और तरक्की कर रहे हैं। हमारी तो यही दुआ है कि मेमन कौम हमारी आगे निकले, इनकी यंग जनरेशन आगे निकले। और मेरी तो एक ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि अली अपना
और आप लोग की पूरी टीम का अपना कोई चैनल हो, आप इंशाल्लाह सैटेलाइट पे आए और अल्लाह कामयाबी दे। और हमेशा वो तिनका तिनका करके घोंसला बनता है और कतरा कतरा करके दरिया बनता है। तो जिस तरह की आप लोग मेहनत कर रहे हो, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग सैटेलाइट पे भी जाओगे और आगे चैनल पे भी जाओगे इंशाल्लाह। हमारे आसिफ भाई जो हैं मेमन टीवी को पुश करने वाले, अली गोडल को पुश करने वाले फाउंडर्स में से हैं। जैसे कहते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो पाकिस्तान को फाउंड किया और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, तो ख्वाब तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन ख्वाब देखने से अमल नहीं होता, उस पर हरकत करनी पड़ती है, हरकत में बरकत होती है। तो हमारे आसिफ भाई ने अली गोडल को जो ना पुश किया। मैंने फाउंडर में से आसिफ भाई हैं हमारे, और शुरू से जैसे आज से 3-4 साल पहले चले जाएं तो देखें कोई भी बंदा जब स्टार्ट लेता है, स्टार्ट तो लेना है ना, तो अली भाई ने टूटे हुए मोबाइल से स्टार्ट लिया, टूटे हुए स्क्रीन टूटी हुई है, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल की, दिल जमी से काम किया, हर प्रोग्राम में पहुँचे, हर इवेंट को कवर किया। सेल्फ मेड आदमी, जो सेल्फ मेड आदमी होता है ना वो तरक्की करता है, जो दूसरों के कंधों पे चढ़ के आगे चला जाता है ना वो फेल होता है, वो गिरता ज़रूर है। तो अपने आप को गिरने से बचाएं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। आसिफ भाई ने धक्का दिया और अली भाई ने उस धक्के को गिरते गिरते संभाला। मैंने धक्का नहीं दिया, अली ने मेहनत की। नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है मेहनत करना। रिगार्ड बहुत जरूरी होता है, हर बंदे का इसके अंदर रोल होता है। अली गोडल माशाल्लाह, हमारे आसिफ मजीद जो है वाइस प्रेसिडेंट मेमन टीवी के, वो आसिफ समसम, ये और अल्ताफ ताई, ये वो लोग हैं, आप हो गए, ये इनकरेज करने वाले। जब तक आप किसी को बूस्ट नहीं दोगे ना वो बंदा नहीं चलेगा। आप किसी को नेगेटिव में, तो 99% लोग जो है ना नेगेटिविटी फैलाते, बिल्कुल 1% अगर आपको कहते हैं कि आपने अभी क्या कहा, डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनके वाला रोल आप लोगों ने अदा किया है। वरना तो किसी की, अल्लाह ताला के अलावा किसकी मजा ले कि वो जमीन से खड़ा हो जाए, जब तक नीयत साफ ना हो और मेहनत ना हो नहीं होता बंदा। बेशक ऐसा ही है। तो हमारे अली गोडल के लिए बहुत वेल विशेस हैं इन लोगों की, और अल्लाह ताला इनके रोज़गार में, कारोबार में, फैमिली में हर लिहाज से बरकत अता फरमाए, और हमें भी उस समंदर से थोड़ा सा कूजा मिल जाए तो हम भी उससे कुछ शर्फ हासिल कर लें। आसिफ भाई से प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हैं। आसिफ भाई, कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ ख़त्म करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप स्टार्ट करें, हम ख़त्म करते हैं। मैं आपको बताऊं, हमने हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गेस्ट आए, आपने देखा, प्रोग्राम भी देख रहे हैं, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक आवाज़ पे लब्बैक कहा और आप आ गए। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स के बहुत सारे जो कराची के सिटी के अंदर जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं, आप भी माशाल्लाह कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपने काफ़ी सालों से अपना जो कहते हैं कि कारवां बनाया हुआ है, जो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को होल्डिंग पावर होनी ज़रूरी है। आप उतार चढ़ाव आया, आप बलूचिस्तान सेक्टर पे आप काम कर रहे हैं, गवादर में, जीवानी में, और उन सराउंडिंग में आपने काम किया, काफ़ी ज़मीनें आपने सेल परचेज़ की, और आज भी आपका माशाल्लाह होल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची के अंदर भी बहुत सारे हैं, लोग घबरा जाते हैं, हालात सही नहीं है, रुक जाते हैं। आप डटे रहे, सिंगल ट्रैक पे चलते रहे, और गवादर को आपने नहीं छोड़ा। बहुत से लोग वहाँ से चले गए, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह काम आपका चल रहा है। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि गवादर की पोजीशन इस वक्त क्या है और आगे क्या लेके चलना चाह रहे हैं। देखें, गवादर मेरी नज़र में, लोग इसको पता नहीं क्या क्या नेगेटिव में ले जाते हैं। मेरी नज़र में, मैं 2003 से वहाँ काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम हैं पायनियर्स में, तालू वाले पायनियर्स में हैं जुनेद भाई, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की वहाँ पे। और लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट है कि गवादर में फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप चाहे कराची में करो, पंजाब में काम करो, जब अच्छे डीलर के थ्रू करोगे, अच्छे लोगों से काम करोगे, तो आपको कभी इन चीज़ों में नहीं फंसोगे। दूसरा, हमारा खासकर मसला हमारे कराची वालों का या पाकिस्तानियों का एक कॉन्सेप्ट है, सट्टा जी। बस बोलते हैं आज लें, कल प्रॉफिट मिले और निकल जाए। सही है। गवादर बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। हम ये नहीं बोलते कि आप अपना सब कुछ लगा दो, लेकिन एक सफर होती है। कराची में भी आप प्रॉपर्टी लेते हो, DHA सिटी लोगों ने लिया आज से 10-10 साल पहले, बिल्कुल सही। अब उसका नंबर आया। सही। इसी तरह बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, किस्से भरते हैं, आगे जाके उसका खुद फ्रूटफुल रिजल्ट आता है। तो गवादर में मैंने जो अपना पूरा ज़िंदगी का एक समझ लो एक हिस्सा, चौथा हिस्सा समझ लो या कुछ भी समझ लो, गवादर में मैंने निकाला है अपनी जवानी पूरी। वहाँ पे गवादर के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, वहाँ कोई उल्टा सीधा चक्कर नहीं है, कोई कब्जा नहीं है,
कोई उल्टे सीधे मामला नहीं है। आपको जीडीए भी कोऑपरेट करता है, आपको डीसी हाउस भी कोऑपरेट करता है। वहाँ के लोकल बहुत अच्छे हैं। वहाँ पहले ज़ीरो क्राइम रेट था। 2004-05 में अगर आप देखें तो वहाँ कोई क्राइम नहीं था। सही है। तो मुझे तो गवादर बहुत ही अच्छा लगता है और अब भी है। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। पहले गवर्नमेंट आसिफ साहब जरदारी साहब ने, पहले मुशर्रफ साहब ने किया इसको, पोर्ट की ओपनिंग की, फिर उसको चेंज हो गया। पहले पोर्ट सिंगापुर के पास था, उसके बाद फिर जरदारी साहब ने इसको थोड़ा अमेंडमेंट करके ये फिर चाइना को इन्होंने हैंड ओवर किया। चाइना ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया। बिजनेस सेंटर देख लें, पोर्ट पे देखें, फ्री जोन देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लग रही है, मोबाइल की इंडस्ट्री लग रही है, एलएनजी का काम हो रहा है। मतलब कोई ऐसा काम नहीं जो वहाँ नहीं हो रहा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा लोगों को। यानी समझिए उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं है। इसी बात पर मैं आना चाहूँगा। नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ और हम बात करेंगे कि जो गवादर के बारे में या बलूचिस्तान के बारे में, हम कराची की हदूद पार करते हैं, विंदर से गुजरते हैं तो हमें एक अलग ही दुनिया नज़र आती है। लोग डर और खौफ के साथ जा रहे होते हैं। अभी भी लोग सोचते हैं कि शायद मैं गवादर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, कत्ल कर दिया जाऊंगा या मार दिया जाऊंगा, थ्रेट्स आती हैं। तो ब्रेक के बाद आसिफ भाई से इस चीज़ पे बहस करेंगे और दूसरा ये भी करेंगे कि वहाँ पानी का मसला है। लोग, हम वहाँ पर्सनली लोगों से मिले हैं, पानी का मसला है। गवर्नमेंट आती हैं, थोड़े काम करती हैं, नहीं करती हैं, चले जाती हैं। लोग वहाँ पे सेल्फ मेड हैं। अब आसिफ भाई वहाँ पे जो काम कर रहे हैं और इन्होंने जो वहाँ काम करके दिए हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। Welcome to Gaussian Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Gaussian Embroidery. काफुल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाउ प्रेजेंट कराची के सबसे खूबसूरत और सरसब्ज बहरिया टाउन कराची में आसमान की बुलंदियों को छूता एक तामीराती फनपारा, तकाफुल सिग्नेचर अपार्टमेंट, एक हैरत अंगेज डिजाइन प्रोजेक्ट एलिवेटिंग योर शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल। पेश करते हैं बहरिया टाउन कराची में पहला फुली इक्विप्ड स्मार्ट होम अपार्टमेंट्स। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स तब्दीली हमेशा वक्त की जरूरत रही है और वक्त आपके हाथ में है। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय, ट्रायंगल मार्केटिंग से एज ए सीईओ आपसे मुखातिब हूं। ट्रायंगल की तजुर्बाकार टीम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। जो डिलीवर हमने प्रोजेक्ट किए हैं उसमें अल खलीज टावर्स और दी कंफर्ट्स हमारी बेमिसाल खिदमत है जो लोगों तक डिलीवर किए हैं। हमारा मेगा सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट एक्रोपोलिस जो मौजूद है 13D1 गुलशन और फेडरल वेरिया के संगम पर वाक़, जो अल खलीज और ब्रिज विस्टा के साथ वाक़ है। हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट राबिया ड्रीम व्यू जो वाक़ है गुलशन मेमार के पास सेक्टर क्यू में, जो बिल्कुल मुत्तसिल है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के। सो डोंट वेट टू बाय प्रॉपर्टी एंड वेट। वेलकम बैक नाजरीन।
हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि गवादर के हवाले से बात हो रही थी, हमने आसिफ भाई की बात को रोका क्योंकि हमें आवाज़ आई कि ब्रेक लेना है, क्योंकि स्पॉन्सर्स भी होते हैं, उनको भी हमें जो कोई भी इदारा होता है वो स्पॉन्सर्ड फंडिंग होती है, ज़रूरी होता है कि हम उनको भी तशहीर करें, उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, उनकी प्रोडक्ट के बारे में बताएं। तो हमारा एक छोटा सा 2 मिनट का सेशन होता है ब्रेक का, तो वो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आसिफ भाई से कंटिन्यू करेंगे। आसिफ भाई, मैंने ब्रेक से जाने से पहले आपसे पूछा था कि वहाँ पानी का मसाइल शुरू से ही हैं और लोग वहाँ अपनी मदद आपके तहत बहुत दूर दूर जाकर पानी जमा करते हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है वो 70 साइड जो है आपका 3 साइड जो है वो समंदर से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, लेकिन पीने के कासिर नहीं है। तो उस सिलसिले में आपकी कुछ खिदमात वहाँ पे हमें पता चला कि आपने वहाँ पे कुछ काम किए। देखिए, पानी के हवाले से खिदमात के हिसाब से मैंने तो नहीं, गवर्नमेंट ने अभी ये काम किया है वहाँ पे कि 2-3 डैम्स अच्छे बने हुए हैं वहाँ पे। मीरानी डैम है और भी डैम बन रहे हैं जिनसे पानी की लाइनें पूरी बिछा दी गई हैं और अनकरीब इसका भी पानी का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। 3 डैम्स हैं, एक मीरानी डैम में, 2 डैम्स और हैं जो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन उसकी पूरी लाइन का सिस्टम, शहर में सप्लाई का सिस्टम तकरीबन ये हो चुका है। पानी की तकलीफ भी अनकरीब ख़त्म हो जाएगी। दूसरा बिजली का मसला जो बहुत ज़्यादा है, पानी और बिजली गवादर का मसला है। 100 मेगावाट की बिजली इन्होंने ईरान से कर ली है, जो ग्रिड स्टेशन से इन्होंने कनेक्ट करके, ये मेरे ख्याल से 23 मार्च को इफ्तिताह होने वाला था, जो ये लेट हो गया। सही है। ये भी आपका बिजली का मसला भी हल हो जाएगा। फिर 300 मेगा पावर प्लांट जो लग रहा है बिजली का, वो प्रोसेस में है, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट का और कुछ ऐसे मसले जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, तो ये भी हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है बाकी दूसरी चीज़ों का कि गवादर का एक नया बड़ा अच्छी चीज़ इम्प्रूवमेंट होने वाली है, जो गवादर नया मास्टर प्लान जो 2020 आया है, जिसकी समरी बन के वज़ीर आज़म के पास चली गई है, स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट पूरा गवादर। वेरी गुड। अगर ये हो गया तो एक गवादर में बहुत अच्छा बूम आएगा। अस्पताल इन्होंने 300 बेड का इंडस के हवाले कर दिया है, GDA का, वो भी काम शुरू होगा। मतलब गवादर में जो जो चीज़ें, एयरपोर्ट इफ्तिताह होने वाला है। एयरपोर्ट इफ्तिताह सितंबर अक्टूबर में होगा। लोगों ने ज़रा गलत समझा कि मार्च में टेस्ट फ्लाइट उन्होंने उतारनी थी, 380 जहाज़ उन्होंने उतारना था, जो ये पॉलिटिकल हालात की वजह से ये आगे पीछे हो गया। मैं समझता हूँ कि ये टेस्ट फ्लाइट ईद के बाद करेंगे, लेकिन प्रॉपर जो इफ्तिताह होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा। तो इसी साल उसके बाद फिर आपके चाइनीज़ के कार्गो वगैरह, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट है, फुल फ्लैश शुरू हो जाएगी। ये वाहिद पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जदीद एयरपोर्ट है। इसमें बड़े बड़े जहाज़ 380 वगैरह उतर सकते हैं। और आगे जाके जो उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो गवादर में आगे जाके लोगों को पता चलेगी, जिसमें इन्होंने 2500 एकड़ पे CBD बना रहे हैं GDA वाले, जो मेरे ख्याल से ये कमर्शियल, इसमें ये अल्लाह ने कीदे बाहर के बिजनेसमैनों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेके आएंगे। लेकिन गवादर को लोगों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। असल में लोग हमारे सोचते हैं बलूचिस्तान कौन जाएगा, 650 किलोमीटर कौन जाएगा। कराची पहले क्या था, बाहर के लोगों ने आके आबाद किया ना, उन्होंने बनाया। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में जितना भी ये लोग कहते हैं कि यहाँ से विंदर से बाहर निकलो तो हालात ख़राब है, कोई हालात ख़राब नहीं है। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लोग इतने अच्छे हैं कि वो लेडीज़ की सबसे ज़्यादा पहले तो एहतराम करते हैं, फैमिलीज़ का। आप पूरे हाईवे में जाएंगे ना, अल्लाह न करे को बात होगा तो फैमिली के साथ कभी कुछ नहीं होगा आपके। मेरे ख्याल से आप अगर इधर से सुपर हाईवे से आप निकलोगे सिंध की तरफ जाओगे तो वहाँ आपको डर होगा। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लोग ऐसे नहीं है, वो फैमिली लेडीज़ का बहुत एहतराम करते हैं, बच्चों का बड़ा एहतराम। हाँ, हालात अगर आप कहते हो जो इस वक्त दहशतगर्दी के हालात हैं, ये कहाँ नहीं है, KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में। हाँ, लेकिन इफेक्टेड ज़्यादा KPK और बलूचिस्तान है जी। तो नेवल ने कंट्रोल तो संभाला हुआ है सारा वहाँ पर, नेवल ने संभाला है। आपका वहाँ पे कैंट को 8000 एकड़ से 6000 एकड़ जगह दी हुई है, आगे जाके वहाँ कोर बन रहा है। तुर्बत में आपका पूरा सिस्टम पूरा बन गया है, आर्मी का कैंट बन गया है। यहाँ पे एक गवादर में GOC बैठ रहा है, एक ब्रिगेड बैठ रहा है, एक 440 ब्रिगेड पूरी बैठ रही है। आपके कोई मामला होते हैं, कोई परेशानी होती है तो ये लोग आपको आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपके कोई ज़मीन का मसला है, आपको कोई थ्रेट है या कोई ऐसा मामला है तो आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ जितनी गवादर में जितनी जल्दी सुनवाई होती है ना, उतनी तो कराची में नहीं होती। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, मेरी आजमाई हुई बात है। सही। तो क्रिकेट स्टेडियम बन गया, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और मेरे ख्याल से मिसमैनेजमेंट हुई थी लास्ट टाइम।
यार मिसमैनेजमेंट देखें, लोग नहीं चाहते। हमारे यहाँ से काफी अदाकार वगैरह सब गए थे और नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था मेरे हिसाब से, इतना कुछ हुआ नहीं था। मिसअप करने की कोशिश करते थे कि वो तो कहा नहीं करते, लेकिन गवादर सबकी आंखों में खटकता है, खटक रहा है। जिस दिन गवादर बन गया और प्रॉपर काम शुरू हो गया तो दो चीजें, हमें वीजा लेके जाना पड़ेगा यूं? नहीं वीजा तो नहीं, लेकिन एक बाकायदा बाढ़ सिस्टम और जो ई सिस्टम और ये करेंगे आगे कार्ड सिस्टम, तो उसमें बाकायदा एंट्री और चेक पोस्ट पे आपके पूरा चेक किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी मेन बात यह है कि गवादर में आपको आगे जाके जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं बिजनेस के लिहाज से, दूसरी चीज़ों पे काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ेगा आपको। जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप बंदा वहाँ क्या कर रहे हैं आजकल? देखिए, मैंने वहाँ पे अपनी 2 सोसाइटियाँ लॉन्च की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मास्टर प्लान की वजह से, नए आने की वजह से हमने डेवलपमेंट शुरू नहीं किया। अब हम इंशाल्लाह डेवलपमेंट के फेज़ में जाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। जो मेरा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह गवादर में सबसे प्राइम लोकेशन में सी फेसिंग है, जैसे यहाँ का डिफेंस है वहाँ का ये है, सही है। तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट, मरीन ड्राइव डेवलप हो चुका है। मरीन ड्राइव पे मेरा प्रोजेक्ट, मरीन ड्राइव पे सी फेसिंग पे। और मैं अपने प्रोजेक्ट की तारीफ नहीं कर रहा, गवादर में जितने भी प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी लोकेशन पे। लेकिन हमने ये भी सुना था कि काफी जमीनें जीडीए ने कैंसिल कर दी मरीन ड्राइव। देखें, मैं मरीन ड्राइव प्रॉब्लम हुई, देखें ये चीज हुई तो गलत है, क्योंकि नहीं सिक्योरिटी वाइज नहीं हुई। देखें इसमें तो भूलना तो नहीं चाहिए बहरहाल, लेकिन ज्यादती हुई है लोगों के साथ। वो इसलिए कि एक बंदे ने 10 साल से 15 साल से इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप कैंसिल करने के बजाय उनको चालान कर देते, मतलब चालान को गवर्नमेंट फीस लगा के उनको बहाल कर देते, कुछ ना कुछ ऐसा करते। इसमें कहते हैं ना कि इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होना चाहिए, बहाल होना चाहिए। तो वो इन्वेस्टर का एतमाद उसमें काफ़ी ख़राब हुआ और काफ़ी बदनामी हुई, तो लोग इस डर से नहीं आते। सही है। और दूसरा, इन्होंने जो ये ज़मीनों के मामला तो है, कुछ ऐसे इश्यूज हुए जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, बाकी जो दूसरी ज़मीनें कैंसिल हुई वो गलत थी, वो माले पटवार से और उल्टे सीधे लोगों से, लोगों ने परचेज की 2 नंबर लोगों से, तो वो तो प्रॉब्लम आएगी। वो तो कराची में भी गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, वो कौन सी वाली, बहुत से अलग अलग एक्वायर किए, उनको पैसे मिलेंगे। जो एक्वायर किए उसको पैसे मिलेंगे, जो कैंसिल किए उसके पैसे नहीं मिलेंगे। उसके लिए कुछ लोग कोर्ट में भी गए जिनकी कैंसिल हुई है, और मैं समझता कोर्ट इनकी मतलब यानी सुनवाई करेगा। और मुझे ये समझना चाहिए, यहाँ भी तो कोई ऐसा नहीं साइफर आया हुआ है, कोई नहीं, कोई मामला साइफर वाला तो नहीं है। बाकी तो अल्लाह को बेहतर जानता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट गवादर पे ध्यान दे सही तरह, और रिकॉर्डिंग, ये 2 मंसूबे ऐसे हैं जो पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होगा अगर थोड़ा सा मादनियात पे ध्यान दे दें। मैं आपको सिंपल ये 2 बात करूं, बाकी तो आप छोड़ दें क्या क्या नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं बलूचिस्तान में कौन सी ऐसी मादनियात नहीं है? यूरेनियम से लेके दुनिया की हर चीज है, तांबा है, क्या क्या नहीं है गवादर में, मतलब बलूचिस्तान में, सॉरी आपका केपीके में क्या कुछ नहीं है। हम लोग फायदा नहीं दिया जा रहा है, हम लोग फायदा नहीं उठाते। सीपेक कौन रोक रहा है सर? आप भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं, कौन रोक रहा है? अगर हम एक ब्लॉक पे, सही ब्लॉक पे आ जाएं, जो मैं कहना नहीं चाहता, तो सीपेक को चलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, या हमारे देखिए, एक गवर्नमेंट आती है, एक गवर्नमेंट आती है, वो बोलती है सीपेक चलाओ, एक गवर्नमेंट आती है जो सीपेक बंद कर देती है। अब मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ है कि उन्होंने खुजराब वाला रोड खोल दिया है जी, इससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। लेकिन अभी लोग भी खुलने वाली है 17 मई से या 25 मई से, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर या कोई भी है उसका एतमाद नहीं है नहीं। किसी पे भी नहीं, मतलब यानी गवादर की बात नहीं कर रहा मैं, कराची में भी आप देखो हर बंदा परेशान है, कारोबार बिल्कुल लोगों के खत्म हो गए। अच्छा, हम लोगों ने एक अपने जहन में एक चीज बना ली है कि बस यहाँ से पैसा खुला करें और बाहर भाग जाए। सर 12 लाख अफराद पिछले 6 महीने में जा चुके हैं। उनकी लॉजिक क्या है? मेरे पास पैसा है, मेरे पास बाहर कारोबार हो और मेरे पास वीजा हो, मैं एक रात नहीं रुकूं। तो मुझे एक बात बताएं, बाहर पैसे ले जाके क्या करेगा सर? लाइफ तो है ना, जिंदगी तो है ना सर। लोग तो ये सोच रहे हैं आप जो पाकिस्तान की जो बादशाही वाली लाइफ है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में अल्लाह न करे बंदे के बुरे हालात होते तो बगैर पैसे वो रह सकता है। इसके यहाँ पे एक दूसरे के सपोर्टर हैं, हेल्प करते हैं, बहुत से पैसे वाला वहाँ जाता है सिर्फ इसलिए कि वहाँ जाके मैं बिजनेस सेट करूँ, बच्चों को सेट करूँ।
तो आपको वहां की क्या गारंटी है वहां के हालात सही होंगे आगे जाके? सही है। आप ये देखो कि अरब कंट्री से इस वक्त मामला खराब नहीं है, बिल्कुल। आगे फ्यूचर में क्या होना है लोगों को पता नहीं है, सही। सबको पता है कि आगे जाके क्या होना है। तो हम क्या उसमें श्योर हैं कि हम वहां जाके सिक्योर रहेंगे? जब कोविड आया या कोविड से पहले जब हुआ था हाल, तो कितने मुसलमानों को अमेरिका में परेशानी हुई। एक जमाना ऐसा भी आया था जिसमें वो मुसलमानों को मार रहे थे जी, अमेरिका में था ना, लोग वापस आ रहे थे। तो अभी वहां पे आप क्या समझते हो कि सब मुसलमान सिक्योर हैं? मैं नहीं मानता। यहाँ तो कम से कम कुछ तो, हाँ हालात खराब है तो हालात कहाँ खराब नहीं होते, हर जगह हालात खराब होते हैं। आपको अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए। ये जमीन है, ये धरती है, इसमें ही मरना है, इसमें ही जीना है। बिल्कुल सही, ठीक है ना? सही। तो लोग बस अब पैसा ले। और दूसरा, सबके जहन में एक नई बात है, बस डॉलर जमा कर लो, गोल्ड जमा कर लो। हम अपने मुल्क के खुद दुश्मन है। देखें, हम दुश्मन है अपने मुल्क के। हम मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि अपनी करेंसी को हम खराब कर रहे हैं। जितना आप डॉलर उठाओगे, जितना गोल्ड उठाओगे, हमारी करेंसी गिरती जाएगी। अगर आप डॉलर एकदम फेंक दोगे, अपने निकाल दोगे सारे, तो आपकी करेंसी सही हो जाएगी। लेकिन नहीं करते। टर्की में जब हालात खराब हुए, उन्होंने क्या किया? फौरन उसने कहा कि यार हम 30% करेंसी उनकी सही हो गई थी। सही हो गई। तो हम तो जुल्म कर रहे हैं। कहाँ पहुंच गए हम? ज़ख़ीरा अंदोज़। हम पाकिस्तानी करेंसी को तो ऐसा समझते थे कोई अछूत हो गई है। तो हमने खुद की है, हमने की है। सही आसिफ भाई। नाज़रीन, हम लेंगे अब छोटा सा ब्रेक और इसके बाद दिलचस्प बात करेंगे इनके ज़िंदगी के बारे में, इनके पास्ट के बारे में, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि पैसे वाला आदमी सोने का चम्मच लेके पैदा होता है, और मेरे हिसाब से शायद इनको पूछेंगे कि ये क्या सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। बात करते हैं ब्रेक के बाद। सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार समसम हाउसिंग स्कीम, a golden opportunity to invest in the best, a project of समसम ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। तफसीलात के लिए +922134630057 and 9। बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे गवादर के हालात के बारे में, और बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं कर सकते ऑन स्क्रीन। हमने ऑफ द स्क्रीन बात की है, लेकिन हम ऑन स्क्रीन नहीं कर सकते। कुछ मामला जो सरकारी होते हैं उस पर हम बहस कर नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासत और रियासत है वो बिल्कुल क्रॉस कनेक्शन हो चुका है, और हम जिस पोजीशन में खड़े हैं हम इस वक्त जिप वाली पोजीशन पे हैं। हम इतने ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि मामला जो है माशी तौर पे तो ख़राब हैं ही, सियासी तौर पे भी ख़राब हैं। और हमें बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको अल्लाह ताला समझ दे। लोग उम्रे पे भी गए, उन्होंने उम्रे भी किए, अल्लाह ताला ने उनकी हाज़िरी कबूल की और उनके दिल में रहम डाल दिया हो मुल्क पाकिस्तान के लिए कि यार कुछ हमने अपनी जेबें तो भर ली हैं, कुछ हम पाकिस्तान के अवाम के लिए भी कर लें। तो अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाए और उनके दिल जो है ना मुनव्वर कर दे मुल्क की खातिर और उसके अवाम की खातिर, क्योंकि अवाम इस वक्त बहुत पिस रहे हैं, उनके जुल्म और जबर से पिस रहे हैं। तो अल्लाह ताला से आप सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात, मुल्क के पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, क्योंकि कराची की पाकिस्तान की 2% आबादी खुशहाल है, 98% जो है 98% जो है आबादी परेशान है। हम 3 वक्त की रोटी बड़ी खुशी से अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, अपने अड़ोस को भी खिला रहे हैं, अपने पड़ोस को भी खिला रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी खिला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो हमारी मदद के इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई आएगा और दरवाज़े पे थैला रख कर जाएगा।
तो इस बात का ख्याल रखें। थोड़ा सा मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ और अभी आखिरी चंद दिन रह गए, एक बात मैं आपसे कहूँगा कि जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ वो रमज़ान की हद तक नहीं है, आपको रेगुलर करना है। अगर मेरी बात समझ में आ गई और आपने ये काम कर लिया, अल्लाह ताला आपको अजर देगा, सुकून देगा, और साथ साथ इस एक नेकी मेरे ख़जाने में भी डाल दी जाएगी कि शायद ये मेरी आवाज़ जो है आप लोग तक पहुँची। वो ये है कि आपको सफ़ेद पोश ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके दरवाज़े की घंटी बजेगी और एक बंदा आपके लिए पार्सल लेके खड़ा होगा। तो बराए मेहरबानी आप जो ऑर्डर कर रहे हैं वो 2 ऑर्डर करें, एक अपने लिए और जो दरवाज़े पे देने आ रहा है एक उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि फूड पांडा वाला, बाइकिया वाला या डिलीवरी बॉय जो भी आपके दरवाजे पे आता है वो सबसे बड़ा आपका सफ़ेद पोश है। तो डबल ऑर्डर करें, उसकी फैमिली के लिए एक दें, तो एक तो आपको खुशी मिलेगी, और मैं लिटरली कह रहा हूँ आपका दिल इतना खुश होगा ना कि आप कहेंगे यार ये मैं रेगुलर कर लेता हूँ, अपनी एक लाइफ का हिस्सा बना लेता हूँ। और जब वो घर पे लेकर जाएगा, उसका बच्चा उसको फीड करेगा और वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, तो अल्लाह ताला आपकी ख़जाने में बरकत अता फरमाएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, आप कहीं भी जा रहे हो, सड़क पे हो, किसी बुज़ुर्ग को देख रहे हैं, किसी ऐसे आदमी को देख रहे हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में, आपकी सोच है उसकी ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में, क्यों पथारा लेके बैठा हुआ है, पुरानी सड़ी गली सड़ी सब्ज़ी लेके बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको हमारे लिए वहाँ बिठाया है कि यार हमारी नज़र उस पर पड़े और हम जो है उसकी वो ना चाहते हुए भी हम वो उसकी सब्ज़ी ख़रीद लें, कुछ ऐसा कर लें कि उसका घर चल जाए। वो किसी और काम के काबिल नहीं है, वो सिर्फ यही कर सकता है। मोची बैठा हुआ है, उसको और कुछ नहीं आता है, तो हम कुछ नहीं, चप्पल सलामत है, हम उससे जुड़वा लें वापस से, कुछ ऐसी मदद हो जाए जो अल्लाह ताला को हमारी अदा पसंद आ जाए। हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में हमारी ये दुआओं को कबूल फरमाए। और सब आप स्क्रीन पर बैठे हुए लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, सब बाआवाज़ कहें आमीन सुमा आमीन। आसिफ भाई, ये थोड़ा सा जो एक फ़ील आता है ना, यकीन करें मुझे इतना वो होता है कि यार मैं कुछ बोलूं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से जब से मैं देख रहा हूँ राशन बंट रहे हैं, लोग आटे बांट रहे हैं, मुफ्त में मौत बांट रहे हैं, मतलब आटे नहीं बांट रहे हैं, मुफ्त में मौत बांट रहे हैं। इसमें मैं आपकी बात को थोड़ा भी काटूंगा जी, इसमें लोगों की इज्जतें मजरूर हो रही है बहुत ज़्यादा। आप देखो, अगर आपको बांटना है ना, हर इलाके के लोग, अपने पैसे वाले लोग जितने भी हैं, वो एक इलाका, जैसे अब मस्जिद में एक सिस्टम होता है ना, जी, जी, एक सिस्टम बना के सब मस्जिद में या कोई भी ऐसी जगह पे अपनी एप्लीकेशन जमा खामोशी से उनके घर पे पहुंच जाए, सफेद पोश की इज्जत भी रहेगी और लोगों को पैसे भी पहुंचेंगे। बिल्कुल। दूसरा, आप जो फूड पांडा का कह रहे थे, फूड पांडा, ये जो भी कोई इस तरह के बच्चे आते हैं या कोई भी आता है, आप खाने के बजाय इनको पैसे एक लिफाफे में डाल के दो, उसको इज्जत भी रहे, वो कुछ जाके अपने बच्चों के लिए जो लेना हो, फीस भरनी हो, वो कर सके। सही। लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। नहीं है। आपके घर में आप 10,000 का पिज्जा मंगा रहे हो तो आपका बाहर का चौकीदार देख रहा होता है, उसकी आप मदद नहीं करते। हाँ। उसके बच्चों को आप नहीं देखते। सही। आपके साथ जो गार्ड चल रहा होता है उसको नहीं देखते। लोग 25-30 हज़ार रुपए में कैसे गुजारा करेंगे? आप मुझे गुजारा करके बताए ना, क्या बिजली का बिल भरेगा, क्या खाना खाएगा, क्या बच्चों के लिए दूध लेगा, क्या किराया करेगा, मेरी समझ में नहीं आता। अल्लाह चला रहा है, लेकिन हम जितने भी लोग हैं, जितने भी फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं, उनको इन चीज़ों को सोचना चाहिए। बजाय इसके कि लाइनें लगवा के को देना चीज़ें अच्छी नहीं है। आप देखो, मेरे ख्याल से ईरान का भी बीच में तस्वीर आई थी, ईरान और अफगानिस्तान में सब जगह राशन रख के उन्होंने रख के बाहर चले गए थे, आए सब ने अपनी अपनी लाइन से उठा लिया। हमारी आवाम में शऊर नहीं दिया गया, शुरू से तालीम नहीं दी गई। अब हम लोग बजाय हम सब एक जाहिल हो गए, लूटते हैं, मारते हैं। हमें कम से कम सबसे पहले, हम ये ट्रेनें बनाने से और ये तरक्की करने से तरक्की नहीं होती। तालीम दो, शऊर दो, इसमें हम शामिल हैं। आप दुबई जाते हो, बाहर जाते हो, कैसे इंसान के बच्चे बन जाते हो, गाड़ी भी एक लाइन में चला रहे होते हो, यहाँ तो स्कूटर पे स्कूटर चढ़ रही है, आप वहाँ पे किसी को कोई मिसाल के तौर पे थूक भी नहीं फेंक सकता। और यहाँ पे तो देखो तो क्या हाल करते हैं, अपनी रोड पे आप चॉकिंग कर रहे हो, अपने मुल्क को अपने घर में करके दिखाओ ना चॉकिंग वगैरह, बिल्कुल, या अपने घर में पान की पीक फेंको ना। हमें शऊर आना चाहिए। सबसे पहले हमारी कौम को शऊर और तालीम देनी चाहिए, फिर ये सारी मेट्रो जो ट्रेन बनाओगे तो सही होगा। ये बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बैठेगा उसी बस में, वो सीट भी फाड़ेगा, उसको खराब भी करेगा। शऊर, सबसे पहले शऊर, तालीम। आप बाहर जाते हो तो आप देखो कैसे सब सीधे हो जाते हैं। तालीम दो उनको, शऊर दो, उनके लिए कोई सिस्टम बनाओ। टैक्सेस सारे जो इतने हैवी लिए जाते हैं, गरीब तक पहुंचे। हम सब अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। बिल्कुल। जिसको इलाज करना होता है, बड़े लोगों में कोई भी हो, चाहे हम हो, पॉलिटिशियन हो, सब बाहर चले आते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है। आप कराची देखो, कराची में कितने अस्पताल हैं। बिल्कुल। अल्लाह ना करे कोई बड़ा डिजास्टर आ गया,
तो पब्लिक कहाँ जाएगी? कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक कोविड आया था तो अस्पतालों में जगह नहीं थी। एक तो एक ये इतना था, खुदा ना खाता कोई जल्जला आया, कोई ऐसी चीज आई तो कहाँ होगी पब्लिक? तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी हम सबको। और इस वक्त जो लोग, पॉलिटिशियन, एस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ रहे हैं, ये आप कर क्या रहे हो? अपने मुल्क के साथ नुकसान कर रहे हो, अपने मुल्क को तबाह कर रहे हो। यार आप कितना ले जाओगे अपने साथ कब्र में? क्या ले जाओगे? बात बता, अपनी मुल्क की सोचे, सब एक टेबल पे बैठे, खुदा के वास्ते ये मुल्क नहीं रहा तो हम रुल जाएंगे, सब रुल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, कोई नहीं पूछेगा। आप देखो, आप तो फ्लाइट पकड़ के निकल जाओगे यार। यमन वगैरह क्या हुआ, वहां की फौजों को नुकसान पहुंचा, अब क्या हाल है? बिल्कुल हम इन चीज़ों को सोचें। हम एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, हमको ये सोचना पड़ेगा, मिल के एक टेबल पे बैठ के इस मामलों को हल करना पड़ेगा। बस बाकी पाकिस्तान का अल्लाह ही निगहबान है कि निगवन पाकिस्तान समझ में ना आए चीरी। आसिफ भाई मेमनी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो आसिफ भाई हाँ, करो थीनो पांजे मुल्क जो है बता रो पांजे मुल्क जो बस अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम। कराची वाला तो बेचारा हर जगह ही नारो अज्ञा वदन था, चाहे कोई चैरिटी जो कम होए, कोई भी कम आए नारो के बदे से पहले करो। तो खुदा न खाता कि कोई हादसो थे तो सैलाब अचे तो बदे से वॾो डोनेशन कराची ॾे, बदे से वॾो तबाह थी रहियो कराची। ऐं डिफेंस नारो ई नारो, रोडूं सही ना, पाणी ना, पाण कहिड़ो फैसिलिटी मिलनि थियूं। अरे टैक्स भरण वारे खे फैसिलिटी त ॾियो, ताकि ख़ुशी से टैक्स था भरे। ने जो टैक्स भरी रहे हैं ओॾा ग़रीबी तक पुॼे, ना कोई स्कूल है, ना कोई चीज़ है। पाई लगे तो कराची ना हिकिड़ो गांव है, ऐं हुन लाहौर उन नारो, ऐं हुन इस्लामाबाद नारो, ऐं हिते सिंध जे बाद जीअं मोटरवे चढ़ो पंजाब जी साइड, ऐं खे ख़बर पई थी कराची खे त तबाह करी हुजे, ख़त्म करी दी। हाणे पाण खे मेमन कम्युनिटी में जेतिरा भी पढ़े लिखे लोग आहिनि, समझदार लोग आहिनि, इनखे अॻियां पॉलिटिक्स में अचणो खपे। हाणे अचणो खपे, हाणे ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी में अचणो खपे, फौज में अचणो खपे। आंगड़ी पकड़ीने तो नहीं गिनी वञो न भाई, थड़कनि था न पंहिंजे ॾांहुं कि यार फौज में थी वञो त मुंहिंजो छोकिरो मरी ना वञे, अल्लाह ना करे। यार हिम्मत करो, ब्यूरोक्रेसी में नहीं अचो, बधी जगह नहीं, पंहिंजा लोग हूंदा त तव्हांखे समझ पवंदी। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पर, हमारी। अच्छा बहरहाल ये सियासत है और ये ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी। 75 साल हो गए, हम 75 साल से यही बहस में हैं, और अल्लाह ना करे हमें अगले 75 साल भी इसी तरीके से बैठना पड़े। मेरे मुंह में खाक कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को 75 दिन में ठीक कर सकता है अगर हम खुद चाहें तो। आसिफ भाई मेमन कम्युनिटी की बात करेंगे हम, वो मैं आपसे पहले करता हूँ, लेकिन आपने बोला ना हम खुद चाहें, बात यह कि हम खुद नहीं चाह रहे। आप ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं ये पॉलिटिशियन खराब है, ये खराब। अरे आप खुद तो सुधरो। सही, आप मुझे बताओ, आप मिसाल के तौर पे कोई भी काम करते हो, चाहे वो स्टोर वाला हो, चाहे गोश्त बेचने वाला हो, दूध वाला, ये खुद मिलावटें कर रहे हैं। हाँ, मिलावटें कर रहे हैं और इल्जाम पॉलिटिशियन भी लगाते हैं। हम खुद चोरियां कर रहे हैं ना, हम खुद तो सुधरे हैं। हम हुक्मरान क्या करेगा? आप एक अकेले सुधरोगे, लाइन से सब सुधरेंगे, किसी हुक्मरान की हिम्मत नहीं होगी कोई गड़बड़ करने की। हम खुद खराब है, हम खुद खराब है। बिल्कुल हम ये बेकार में इल्जाम लगाते हैं कि ये पॉलिटिशियन करप्ट है, वो कर, हम करप्ट है। हमें पहले सुधरना होगा। जब एक बंदा खुद सुधरेगा ना तो ऑटोमेटिकली ये पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आप बताएं क्या बोल रहे थे? मेमन कम्युनिटी माशाल्लाह इतनी चैरिटी करती है, इतनी डोनेशन देती है, और माशाल्लाह हमारे जो इस्लाम दीनी इदारे हैं, जैसे आपका सैलानी हो गया, दावत इस्लामी है, ये सारा साल जो है वो लंगर चलाते हैं जी। उससे लोग आके अपना एक वक्त का खाना खाते हैं, मुस्तफ़ीज़ होते हैं। अल्लाह ताला उनके पेट भरता है और ज़रिया बनता है। आजकल की जो अब मैं इस रमज़ान में देख रहा हूँ, डोनेशन बहुत कम हुआ है, ना होने के बराबर, बहुत कम हुआ है। बहुत परेशान बशीर फारूकी साहब उस दिन गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई, वो हाथ जोड़ के बोल रहे थे खुदारा डोनेशन दो, हम लोगों के पेट भरना मुश्किल हो गया है। तो जब किसी का कारोबार नहीं है, कारोबार में तंगी आ रही है, रिकवरीज नहीं हो रही हैं, इतने बिल्डर्स हैं, मैं भी, आपको पता है कि बिल्डर का काम है, 70% रिडक्शन हुई है रिकवरी में, 70% ज़्यादा हो गई है मेरे ख्याल, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो रिकवरी है ही नहीं, रिकवरी है ही नहीं। तो अब हम जो किसको क्या डोनेशन दें, किसको क्या चैरिटी दें, किस्तें भरेगा? मिसाल के तौर पे जिसने बुकिंग कराई है वो बेचारा खुद नहीं कमा रहा, उसका घर नहीं चल रहा, वो किस तरह किस्तें देगा? नहीं दे सकेगा। तो आगे आपको क्या लगता है कि अब क्या पोजीशन होगी रियल एस्टेट सेक्टर की? क्या पोजीशन? देखिए, पहले तो मैं आपको ये सैलानी का जी बता रहा हूँ जी। इस दफ़ा जो सैलानी है, दावत इस्लामी है और साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब की अल मुस्तफ़ा है,
जो डोनेशन, मेरी उनसे बातें भी हुई हैं, डोनेशन बहुत कम मिला है। बड़े बड़े बिजनेसमैन परेशान हैं, जो भी डोनेशन देते हैं सब परेशान हैं। और इनका सिस्टम बहुत अच्छा है, सैलानी हुआ, दावत इस्लामी हुए, फिर ये फुल सिस्टम बहुत अच्छा है, जगह पे पहुंचाते हैं। इतने तालिब इल्म ये लोग रेडी कर रहे हैं, इमाम रेडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डोनेशन नहीं मिला इस दफ़ा बहुत कम है। बहरहाल सबके लिए अल्लाह आसानी करे। रियल इस्टेट में मामला ये है कि एक बात बड़ी भी जहन में है जो मैं कहूँ आपको, हमारे हर बिजनेस में रियल इस्टेट में घुस गया है, मुझ समेत, मैं भी कहूँगा, अपने आप को भी कहूँगा। हम लोग दूसरा बिजनेस नहीं देख रहे क्योंकि ईजी है, आसान काम है, जिसको कोई काम नहीं आता वो रियल इस्टेट कर ले। सही है, तालीम जरूरी नहीं है, तालीम ज़बान आपकी होनी और आसान काम है, आराम से उठो, आराम से जाओ, रंग लगे ना फिट करिए, रंग भी चोखा है। लेकिन हम लोगों ने अपनी नस्ल को, आने वाली जनरेशन को हम इंडस्ट्री पे नहीं लेके जा रहे, कोई नए बिजनेस पे नहीं लेके जा रहे। आप देखो इंडिया आईटी में कितनी एक्सपोर्ट नंबर 1 है, ठीक है। हमारे साथ ही इंडिया और पाकिस्तान हम लोग बने ना, हम कहाँ हैं, इंडिया कहाँ है। अच्छा चलें, सब छोड़े, इसके बाद बांग्लादेश देखें, हम बांग्लादेश से हम अलग हुए, आज बांग्लादेश का है, हम का है। हमारे से अच्छी तो अफगानिस्तान की करेंसी हो गई है, इवन अफगानिस्तान तो वियतनाम। जी जी जी, तो हम कहाँ खड़े, हम मुल्क के साथ सच्चे ही नहीं, मेरी समझ में नहीं आता बस। और हर बंदा रियल एस्टेट में आएगा तो काम कैसे चलेगा, काम कैसे करेगा, रोलिंग होती है। कोई बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है वो अपने बेटे को, अब बेटे का माइंड ऐसा हो गया ना कि मैं अब इंडस्ट्री चला रहा हूँ लेकिन मैं रियल एस्टेट का करूंगा, इन्वेस्टमेंट जो भी है मैं रियल एस्टेट में करूंगा। तो रखे ना, मेरी बात सुने, मैं एक बात कहता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि जो इंडस्ट्री वाला है वो जाहिर बात है हर एक का सेकंड बिजनेस होना चाहिए, सेकंड बिजनेस के लिहाज से रियल एस्टेट सही है। लेकिन अगर फर्स्ट बिजनेस रियल एस्टेट सब करेंगे और अपना पुराना काम छोड़ देंगे जो जल्दी पूछती है, तो क्या होगा आखिर में, सभी एक काम में आएंगे तो दूसरा काम कौन करेगा। सही बात है, फिर आप बाहर से इंपोर्ट ही करोगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी इंडस्ट्रियां देखो क्यों कम हो गई, अगर लोग इंडस्ट्रियों पे ध्यान देते तो आपको इतनी इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको इतनी जरूरत। बिल्कुल सही। आप एक्सपोर्ट में जाते हैं, अब आप कहाँ हैं, आप तबाह है हमारी, आपके एक्सपोर्ट कहाँ है, तबाह कुछ नहीं है। अगर हम इंडस्ट्री पे जाते, सारे इंडस्ट्रियां लगती, दूसरा बिजनेस रियल एस्टेट सही है, क्योंकि जितनी भी कमाई जो रियल एस्टेट में है या कंस्ट्रक्शन में कहीं नहीं है, लेकिन इसको सेकंड फेज में रखना चाहिए। फर्स्ट फेज में इंडस्ट्री, तो मैं भी सेकंड, पहले फर्स्ट फेज अपना मैं कोई रियल एस्टेट को सेकंड कर दूं। हमने भी ये सोचा, अभी हमारा तो टाइम आ गया है कि मूव करना पड़ेगा, रियल एस्टेट को सेकंड करना पड़ेगा और आपको सेकंड फेज है। और नो डाउट रियल एस्टेट से कंस्ट्रक्शन 72 इंडस्ट्रियां, 72 के बाद फिर 4000 जो नीचे की इंडस्ट्री जी 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 रिलेटेड है सब। लेकिन इंडस्ट्री लगेगी तो रियल एस्टेट चलेगा ना। आप कमाओगे तो बुकिंग कराओगे ना प्लॉट की, आप कमाओगे नहीं तो कहां से बुकिंग कराओगे। गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी जो बुकिंग कराता है किस्तों पे कराता है, वो एक मुश्त पैसे नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह पूरा सिस्टम है। बिल्कुल सही। और इस दफा आप हाल देखो तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खाली पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं है, लोगों को किराया भरना मुश्किल हो गई है। तो बस अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। और हम ये आसरे में बैठे हैं कि दुआओं से काम होगा, तो दुआओं से काम नहीं होता, करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया जाने से, क्योंकि हमारा वक्त थोड़ा सा महदूद होता है और शहरी का टाइम भी आपको पता है करीब आ गया। तो बस जाते जाते एक छोटा सा आपको सवाल अली गोल्डल के बारे में और मेमन टीवी, क्या अब पिछले साल की निस्बत आपने इस साल क्या पाया? मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अली गोल्डल और आपकी टीम ने बहुत मेहनत की। मैं तो आज देख के हैरान रह गया, मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ। जब पहले अली आया था, वही आपकी बात कि अली जिस पोजीशन में आया था इसने मेहनत की, आप लोगों ने मेहनत की, लोगों के पास गए, लोगों के हर दरवाजे पे गए, मेहनत की, लोगों को करके प्रूफ करके दिखाया, तो आज आप लोग कामयाब है माशाल्लाह। और हम तो, मुझे जो नजर आ रहा है आपका फ्यूचर कि आप आगे जाके चैनल पे जाओगे और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। और आपको इंशाल्लाह मेमन कम्युनिटी अच्छा सपोर्ट करेगी आप लोगों को इंशाल्लाह। जहाँ तक मेरी नजर है अच्छे अच्छे लोग हैं जो आप लोगों से खुश हैं और मैं समझता हूँ अच्छी तरक्की करेंगे आप लोग। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इंशाल्लाह ईद के बाद जो है हम बैठक थोड़ा सा इंशाल्लाह जो सियासत का इतना पता नहीं है, लेकिन मैं सियासत की तैयारी करके आऊँगा और आसिफ भाई को बैठाऊँगा और फिर हम सियासत पे बात करेंगे। और मेरा प्रोग्राम आएगा इंशाल्लाह ईद के बाद। सवाल तो बनता है, उसके अंदर अच्छे खट्टे मीठे सवालात, तल्ख सवालात ज़रूर होंगे जिसका जवाब आपको भी देना होगा और हमारे मेहमान को भी देना होगा। यूसुफ वाइसरॉय को शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ में इजाज़त दीजिए। नातिया अशार के साथ हम इख्तिताम करेंगे आज का प्रोग्राम। बदर मुनीर कादरी साहब हैं और यूसुफ भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
आपकी नशिस्त आज का प्रोग्राम बहुत आला हुआ माशाल्लाह। तो मैं उसी हवाले से एक कलाम पेश करूंगा। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको गैर गम से रब ने बरी कर दिया। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मेरे आका ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहता मुझको मोहता मुझको मोहता जो किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता। और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब मेरे हर ऐब मेरे हर ऐब, मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं। किस गल दा सोने अमान करा मेरा इश्क भी रोमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। मैं कसम खुदा दी खाना वा मैनू तेरे जया कोई होर नहीं, मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता।